see about the some limitations of the Ohm's law. Second, the drift velocity, and last one is the mobility. तो ये तीन टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आप इन तीन टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिए। कुछ पार्ट मैंने उसमें अलग से ऐड किया है, आप अपने डेरिवेशन करते समय उसको हटा सकते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है उसको आप नोट करेंगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया है अलग से दिया हुआ है उसमें, उसको आप अपना हटा भी सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए वो बातों का प्रयोग किया है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उसमें मैंने आपको दिया था, एक्सप्लेन किया था ओम्स लॉ। उसी का जो पार्ट है आपका, एक और पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपकी बुक में थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर द कंडक्टर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे आपको मालूम है कि कूम्स लॉ में उसकी डेफिनेशन बताई थी कि एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, उसमें एक फैक्टर आपका टेम्परेचर भी था। तो वही यहां पर दे रहा है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर द कंडक्टर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। The resistance of the conductor increases with the temperature. Hence, changing the temperature, the VI graph for the conductor will be non-linear, not straight line. जैसे आपके इस एनसीईआरटी बुक में दिया है, V ceases be the proportional to I. तो V ceases proportional to I का मतलब है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये लाइन जो है आपकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। फॉर द मेटल्स दैट विल बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारा इसमें किसी प्रकार की चेंज हो रहा है, फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर वी आई ग्राफ फॉर द कंडक्टर विल नॉन लीनियर, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। उसका वैल्यू जो है बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें समझने के लिए है कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड एट ऑल। Insulators do not conduct at all, but when a very high voltage is applied across an insulator, dielectric breakdown occur and all of sudden a current begin to flow. तो ऑल ऑफ सडन करंट बिगिन टू फ्लो इस किसमें होता है, आप पढ़ेंगे और करेंगे कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे आप किसका, डायोड का। तो ये डायोड में इस तरीके से कर्व बनता है। ये एनसीईआरटी बुक में ये कर्व को थोड़ा सा इस तरीके से मूव किया है, ठीक है ना। तो ये कर्व इस तरीके से मूव होता है, मतलब ऐसे मूव होता हुआ जाता है। कब, किसके लिए, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इंसुलेटर, द dielectric breakdown occur and all of sudden the current begin to flow. Clear? Third, Ohm's law is not followed by the semiconductors. ध्यान रखिए, for the VI graph, voltage current graph has step rising at the particular voltage, which indicate that the material begin to conduct properly only after the certain voltage. इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। जब आप डायोड का प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां से जहां से वो जाएगा निगेटिव कंडीशन में, तो वो कहलाता है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज प्राप्त किया जाता है जब प्रैक्टिकल करेंगे। आप डायोड का प्रैक्टिकल भी करना है आपको, तो देयर विल बी ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है। तो यही इन्होंने बताया हुआ है कि VI ग्राफ में स्टेप राइजिंग एट द पार्टिकुलर वोल्टेज which indicate that the material began to conduct properly only after the certain voltage means breakdown voltage. तो ये कुछ limitations थी आपकी ओम्स लॉ की, जो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, that is important
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का सिंपल मीनिंग है मोशन, ध्यान रखिएगा। ड्रिफ्ट का सिंपल मीनिंग क्या है? मोशन। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में, ये कंडक्टर की अगर हम बात करें कि जैसे एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ये जो फिगर हमने बनाया हुआ है उसमें एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लेकर के हमने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए यहां से मूव करता है तो जा करके कुछ सर्टेन टाइम में वो किसी से टकराता है और टकराने के बाद उसका न तो वेलोसिटी फिक्स होती है न ही उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, तो वो जिग जैग के फॉर्म में वो मूव करता है इस तरीके से। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉर ए कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन, इसको आपको मैंने समझाया हुआ है। मान लीजिए फॉर ए सॉलिड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल प्रॉपर्टीज। इसको मैंने जैसे लास्ट हमारा जो दिया हुआ है मैंने आपका, उसमें ये थर्मल प्रॉपर्टीज के कारण मैंने बताया था आपको कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी अगर अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ मूव करते हैं। तो वही उन्होंने दिया हुआ है कि फॉर ए सॉलिड कंडक्टर रूम टेम्परेचर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल प्रॉपर्टीज। रेंडमली मूव करते हैं। रेंडमली मतलब कोई एक चलेगा फिर दूसरे से टकराएगा फिर उसका डायरेक्शन बदलेगा, फिर तीसरे से टकराएगा फिर उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होती है। नेट करंट इज जीरो। नेट करंट इसका जीरो हो जाता है बिकॉज इफ द सम इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायरेक्शन सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो कंडक्टर्स होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की हमने इमेजिन किया हुआ है, वहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट जो हो गया जीरो हो जाएगा। बहुत सारे एक डायरेक्शन में, बहुत सारे दूसरे डायरेक्शन में, टोटल मैग्नीट्यूड हमने बता दिया कि नेट करंट जो होगा जीरो होगा। द नेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी फास्ट। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है वेरी फास्ट होती है इफ वी अप्लाइड ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इस कंडक्टर में एक स्टेडी करंट के लिए अगर हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दें तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी फास्ट। सो इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिसको हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। अब एक्चुअली आप समझ रहे हैं पहले भी कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स। अगर हम इसको डी ई से डिफाइन करें तो दैट विल बी एफ। जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है दैट विल बी अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के लगभग में रहता है। तो current generated by the drift velocity not due to the random motion but random motion के कारण नहीं होता है बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ये मार्केबल पॉइंट है यहाँ पर कि करंट जनरेटेड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉट ड्यू टू द रैंडम मोशन। व्हेन वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड on a conductor there will be generated drift velocity. After the collision direction is not fixed. Clear? Let हमने सपोज किया है कि इनिशियल वेलोसिटी एट ए, हमने एक पॉइंट ले लिया, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी समय ए पर है, वो टाइम टी में जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने वी आई से रिप्रेजेंट किया, तो वह जो है वी आई है और वह टाइम टी में मान लीजिए थोड़ा सा मूव किया और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले अगर उसकी वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी इमेजिन करें, क्योंकि यहाँ पर तो कई आपका कोलाइजन है, तो अगर दूसरी इलेक्ट्रॉन से टकराता है उसके पहले हमने ले लिया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, तो हमको मालूम है अगर ये वेलोसिटी उसकी टकराने से पहले का समय t है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से।
ये पहले आप कर चुके हैं, लेकिन F इज इक्वल टू जो होता है QE के बराबर हो जाएगा। F इज इक्वल टू QE, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। F इज इक्वल टू E इंटू E फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड E फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट वी नो दैट F फोर्स है, तो अगर F फोर्स है तो हमने यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू ma होता है mass. What is the m? Mass, and a is the acceleration, e is the electron charge on the electron, and e is the electric field. Then a is equal to what? E, capital E upon m. अब इसको अगर हम एक किसी भी कंडक्टर में एक छोटा सा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, ठीक है, और वो टाइम t में अगर उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है तो कितना डिस्प्लेस करेगा, दैट विल बी vd इंटू टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो बिफोर कोलाइजन, व्हाट इज दिस मीनिंग? बिफोर कोलाइजन विद द नेक्स्ट पार्टिकल टोटल फाइनल वेलोसिटी, मतलब जैसे हमने आपको समझाया था कि दूसरे पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले उसकी अगर वेलोसिटी फाइनल है v5f है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस दैट विल बी e अपॉन m इंटू टाउ। व्हाट इज द टाउ? दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि जब हम वो दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा, तो उसके पहले का ये आपको टोटल वेलोसिटी है। तो टोटल उसके ऊपर टोटल वेलोसिटी कितनी लग रही है? vi प्लस e अपॉन m इंटू टाउ। vf इज द डिफरेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। यू नो, आप समझ सकते हैं कि vf जो होगा फाइनल, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो टकराने का जो समय है और टाइम है, स्पीड है, सब डिफरेंट होगी। तो vf भी सबके लिए अलग अलग होगा और समय भी उसका अलग अलग होगा। तो मान लीजिए वो समय t1 t2 दिया हुआ है, t3, तो एक हमने एवरेज टाइम निकाल लिया, दैट इज t1 t2 t3 का सम करके n से डिवाइड कर दिया, तो दैट विल बी t एवरेज। क्लियर? t एवरेज, यहाँ t1 प्लस t2 प्लस tn कर सकते हैं, दैट विल बी t एवरेज। t average means that is the constant for the given material at the given temperature। ध्यान रखिएगा, और इसी को कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड दिस इज द एवरेज ऑफ द टाइम when the one electron collide to the other electron। तो this vf and the vi in direction, so many particles are moving in the opposite direction, so we can say here vi average, here v average is equal to that will be 0। हमने इसको कर दिया, तो vf किसके बराबर हो जाएगा? e अपॉन m टाउ के बराबर हो जाएगा। Due to the drift velocity in time t, the electron travel the distance vd into t। मतलब कहने का क्या है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया हुआ है, उसमें उसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी vd into t। जो वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इंटू टाइम। तो vd यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाइम तो निकाल लिया हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू vd इंटू टी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैपिटल N है इन द फिक्स्ड वॉल्यूम, जरा इसको समझ लीजिए कि टोटल इस वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन द वॉल्यूम, दैट विल बी नोन एज द स्मॉल n, and that is known as the charge density। स्मॉल n को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? दैट विल बी n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम n, और वॉल्यूम की जगह vd
इंटू टी, और ये एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी डी इंटू टी इंटू ए इज इक्वल टू वॉल्यूम। द कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू बी डी इंटू टी इंटू ए। अब यहाँ पर ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन, देन टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं डी क्यू एन इंटू ई। इलेक्ट्रॉन्स है तो निगेटिव साइन लगा दिया। इसको हमने इस तरीके से टोटल चार्ज को डिफरेंशिएट किया तो दैट विल बी आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू यू नो दैट विल बी एन ई, और एन हमने यहां से ले लिया एन बी डी टी इंटू ए और ई, तो एन बी आई इज इक्वल टू एन बी डी टी इंटू ई इंटू ए। ये टी से टी कैंसिल हो गया तो आई करंट इज इक्वल टू एन, एन मीन्स चार्ज डेंसिटी, ई मीन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होता है, दैट इज द करंट आई। दैट इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशन। ध्यान रखिएगा कि बी करंट किसके कारण फ्लो होता है, दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितना वीडी होगा उतना ही ज्यादा आपका करंट भी होगा। आगे हम और इसको समझा रहे हैं कि अगर बीडी को की जगह पर, पीछे हमने बताया हुआ है कि बीडी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, आई की जगह पर हम लिख दें, आई को हमने करंट को हमने लिख दिया कि एन ई ए करंट, आई इज इक्वल टू, आपने पीछे देखा हुआ है कि करंट आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए इंटू बी डी, एन ई ए इंटू बी डी। तो बी डी की जगह पर ये वैल्यू हमने पुट कर दिया ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो I इज इक्वल टू हो गया आपका एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम कैसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो यहां पर अगर वैल्यू हम पुट करें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं V किसको, V को हमने लिखा, V को फाइंड किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके V की वैल्यू निकाली, तो V इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अब ये देखिए दैट टर्म इज द कांस्टेंट एंड दैट इज द, वी रिप्रेजेंट इट आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ इज इक्वल टू आर, दैट इज द रेजिस्टेंस। So this relation is equal and same to follow the Ohm's law। इससे हम ये पता लगता है कि ये बिल्कुल Ohm's law के जैसा ही है। R is equal to M L N E square A tau। तो we know that, कैसे, रेजिस्टेंस को हमने पहले किया हुआ है ऑलरेडी कि R is equal to, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रो, रो मीन्स resistivity, resistance R, rho is resistivity L upon A। तो रो और R के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम यहाँ पर रो इज इक्वल टू R, रो की वैल्यू निकाल लें हम, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो इसको अगर हम देखें पूरा एक्सप्रेशन अगर हम देखें कि V इज इक्वल टू आर आई, इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन व्हेन n इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, n को कम करेंगे तो R बढ़ेगा, ये आपका रो बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रजिस्टिविटी और R में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये भी R बढ़ेगा, ये रो बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि n क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो रो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रो की वैल्यू इंक्रीज होगी और साथ में R भी इंक्रीज होगा। When the increasing the
रो when n is increasing, अगर n की वैल्यू जो है इंक्रीज करते हैं, यहां पर n हम थोड़ा सा टाइपिंग में छूट गया है, n is increasing then रो is decreasing and r is also decreasing. क्लियर है यहां पर? तो ये समझ लीजिए, यहां पर n इंसर्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका आ गया कि हमको ये समझ में आया कि n चार्ज डेंसिटी को अगर डिक्रीज करते हैं तो रो की वैल्यू इंक्रीज होती है और r की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इससे क्या समझ रहे हैं आप? r की वैल्यू इंक्रीज होती है, ध्यान रखिए, R की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो R इंक्रीज होगा तो करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? R इंक्रीज होगा तो करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? R बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, छोटा सा पार्ट है आपका जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। Mobility is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Per unit electric field, ये क्या होता है? पीछे हमने आपको समझाया था कंडक्टिविटी, ये है आपका मोबिलिटी। कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में क्या अंतर है? कंडक्टिविटी आपको कंडक्ट करने में हेल्प करती है और मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी जो है आपका कंडक्टिविटी के ऊपर जो है आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और मोबिलिटी के ऊपर आपका क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन ई, इसका SI यूनिट मीटर स्क्वायर VS होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू जो है अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। तो म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर टाउ जो है आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो दिस इज सेम फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो मोबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दिस इज योर मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये छोटा सा पार्ट है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, दैट इज कंप्लीट कर लीजिए नोट्स। ओके, देन नोट।